नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी सोयाबीन की खेती में चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी पैदावार हो और लागत भी कम लगे, किंतु फिर भी कुछ ऐसी तरीके जो गलतियां हम करते हैं पैदावार के समय पर, जिनसे कि हमें मनचाही फसल नहीं मिल पाती है। तो आज के इस अंक में डॉक्टर बीयू दुपारे जी से हम जानेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जिससे फसल में हमें नुकसान होता है और जिसको नहीं करने से हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। किंतु उससे पहले हम देखेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार। भारत सरकार के किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत संस्थान ने 26 अप्रैल को कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम इंदौर द्वारा आयोजित कृषि मेले में प्रदर्शन स्टॉल लगाकर आगंतुक किसानों को सोयाबीन के उन्नत उत्पादन तकनीकी की जानकारी प्रदान की कि टोफू कैसे बनता है और यहाँ पे सोयाबीन से बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। अभी जो रिसेंटली नई वेराइटीज़ है सोयाबीन की, उसमें 20% ऑयल निकलता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। इस अवसर पर संस्थान के कार्यवाही निदेशक डॉक्टर नीता खांडेकर ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में रासायनिक खादों का न्यूनतम उपयोग करते हुए जैविक, संरक्षित एवं प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बीयू दुपारे ने संस्थान द्वारा विकसित सोयाबीन की बायोफोर्टिफाइड किस्मों की जानकारी देते हुए खाद्य गुणों के लिए उपयुक्त किस्में NRC 127, NRC 142 एवं NRC 147 को अपनाने पर जोर दिया। जबकि संस्थान के सेवानिवृत्त कीट विशेषज्ञ डॉक्टर अमरनाथ शर्मा ने जैविक तथा प्राकृतिक खेती में कीट एवं रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न तरीकों पर चर्चा की। दिनांक 28 अप्रैल 2022 को संस्थान द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के अंतर्गत बायो फर्टिफिकेशन राष्ट्रव्यापी अभियान विषय पर ऑनलाइन कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर, सोलिडरीडेट भोपाल एवं ITC लिमिटेड मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस संगोष्ठी में 650 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्थान के डॉक्टर राघवेंद्र मदार एवं डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा ने सोयाबीन के पोषण प्रबंध में उपयोगी बायोफर्टिफिकेशन की पद्धतियों पर जानकारी दी, जबकि क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर के अध्यक्ष डॉक्टर KC शर्मा ने मालवी गेहूं की जिंक एवं आयरन से भरपूर किस्म HI 8777 को अपनाने की सलाह दी। इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि सोयाबीन की फसल में क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि कई सारे लोग आपको ये बताए होंगे कि सोयाबीन की खेती कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या क्या पद्धतियाँ अपनाना चाहिए, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जो कि गलत है, वो हमें दूर रखना चाहिए, ऐसी पद्धतियों का अपनाना नहीं चाहिए। उसी के बारे में आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले सोयाबीन के लिए उपयुक्त खेती जो है, जो भूमि कैसे होनी चाहिए, तो उसमें पहली बात है कि ऐसी भूमि में खेती नहीं करें सोयाबीन की जो कि हल्की हो या उथली हो और जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ ना हो। आवश्यकता से अधिक बार सोयाबीन की खेती में जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से ये लाभदायी नहीं होता है। बोनी से पहले ही सोयाबीन के बीज का अंकुरण एवं बीजांकुर सुनिश्चित करने के लिए जब तक 10 सेंटीमीटर तक बारिश नहीं हो, वर्षा का आगमन नहीं हुआ हो, तब तक सोयाबीन की बोनी नहीं करें। ये भी बात ध्यान में रखें कि बीज और उर्वरकों को कभी भी मिलाकर सोयाबीन की बोनी नहीं करना चाहिए, इससे बीज सड़ने का खतरा रहता है। सोयाबीन बोनी के पूर्व सूखी ज़मीन में कई बार किसान लोग सुपर की खाद उड़ा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसे टालना चाहिए। सूखे में कोई भी उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली बात, सोयाबीन की बोनी किसी भी स्थिति में 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं करनी चाहिए।
ऐसी किस्में जो कि खेती की नहीं करना चाहिए सोयाबीन में, जो कि लोकल जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल ना हो, या ऐसी किस्में जो कि सोयाबीन अनुसंधान प्रणाली द्वारा अनुशंसित नहीं हो या अधिसूचित नहीं की गई हो। अगली बात, सोयाबीन के बीज का आकार तथा अंकुरण के जांच किए बगैर सोयाबीन की बीज की प्रति हेक्टर मात्रा सुनिश्चित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो बीज का आकार और अंकुरण क्षमता के ऊपर निर्भर होती है। ये भी ध्यान रखें कि जहाँ तक आवश्यक नहीं हो अनावश्यक रूप से अधिक बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली बात, जब तक कोई विशेष विकल्प नहीं हो, अवांछित स्थिति को छोड़कर अमानित बीज, जैसे कि जिसका अंकुरण कमज़ोर हो, ऐसे बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली बात, बीज उपचार में फफूंदनाशक कीटनाशक द्वारा उपचारित करने के पहले जैविक कल्चर का उपचार नहीं करें, क्योंकि जैविक कल्चर में जीवाणु रहते हैं और जीवाणु से पहले उपचारित करने के बाद में फफूंदनाशक या कीटनाशक करेंगे तो इसमें के जीवाणु जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। सोयाबीन में रासायनिक फफूंदनाशक से बीजोपचार बोवनी के पूर्व में किया जा सकता है, लेकिन कीटनाशक और जैविक कल्चर से बीजोपचार बोवनी के समय पे या उससे पहले करना उचित नहीं है, बोवनी के समय पे ही करना चाहिए। खरीफ के मौसम के अतिरिक्त अन्य मौसम में सोयाबीन की खेती अनुशंसित या लाभकारी नहीं है, अतः बिना किसी विशेष कारण जैसे कि बीज उत्पादन करना हो तो ऐसी स्थिति को छोड़कर रबी या जायद में सोयाबीन की खेती नहीं करना चाहिए। साथियों, जून के आखिरी सप्ताह में संभव होने पर बोवनी करने से अधिकतम उत्पादन मिलता है। वर्षा आधारित सोयाबीन की खेती होने से बोवनी जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक के समय अनुशंसा है, अतः जुलाई माह के पहले सप्ताह के बाद में इसकी बोवनी करना लाभकारी नहीं है। यद्यपि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए कुल 3 प्रकार के खरपतवार नाशकों की अनुशंसा है, जैसे कि प्री इमर्जेंस पीपीआई हर्बिसाइड और पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। यदि बोवनी पूर्व या बोवनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक का पहले उपयोग किए जाने की स्थिति में अगर कर चुके हैं तो खड़ी फसल में उपयोगी पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि फसल संरक्षण के लिए छिड़काव में जब आप जो छिड़काव यंत्र लेते हैं, जैसे कि पीठ वाला स्प्रेयर है या पावर स्प्रेयर है, तो पावर स्प्रेयर के लिए उपयोग करते हैं तो केवल 120 लीटर पानी की मात्रा प्रति हेक्टर लगती है, और जब नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग करते हैं तो 500 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए। और इससे कम पानी की मात्रा अगर उपयोग में लेते हैं तो उसमें आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं, उससे कीट नियंत्रण या रोग नियंत्रण अच्छी प्रकार से नहीं होता है, इसलिए ऐसे स्थिति में इसको टालना चाहिए। अधिक मात्रा में या खड़ी फसल में नत्रजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इससे कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना होती है। साथ ही वायुमंडल में नत्रजन स्थापन करने वाले जीवाणु की गतिविधियाँ जो है वो बाधित होती है। अगली बात, अधिक पौध संख्या होने से उत्पादन में वृद्धि लेना एक भ्रम है। कतारों की दूरी घटाकर या अधिक बीज दर से बोवनी नहीं करना चाहिए, इससे कई सारे जो कीट है जैसे कि गर्डल बिटल है या इलिया है, इनका प्रकोप बढ़ जाता है। साथ ही पौधों की बढ़वार अधिक होने से फसल गिर भी सकती है, तो ऐसा करना हमें टालना चाहिए। ऐसा करने से फलियाँ भी कम लगती है और उत्पादन भी कम होता है। अगली बात, फेरोमोन ट्रैप में जो ल्यूर लगता है, जो कि कैप्सूल जिसको कहते हैं, वो खुले हाथों से कदापि उसको स्थापित नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने साफ कपड़े से उसको लगाकर टिश्यू पेपर्स का उपयोग करके इसको लगाना चाहिए। यदि कीटनाशक एवं खरपतवार नाशकों का एक साथ मिलाकर उपयोग करना हो तो जो हमारी जो अनुशंसित है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या इंडोक्साकार्ब या क्विनाल्फास, ये 3 अनुशंसित है, और इसके साथ में जो है इमेज़ेटापायर या क्विज़ालोपापिथाइल, तो ये 3 इंसेक्टिसाइड और 2 हर्बिसाइड इनकी ही अनुशंसा है। इसके अलावा और भी कोई जो आप करते हैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए जो कि अनुशंसित नहीं है। अगली बात, कीटनाशकों का छिड़काव तेज हवा व बारिश होने की संभावना पर विचार कर ही करें। हवा के विपरीत जाकर छिड़काव नहीं करना चाहिए। रसायनों के छिड़काव के लिए कम से कम सुबह का समय या शाम का समय चुनें। ऐसे रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि सोयाबीन फसल के लिए पंजीकृत या रजिस्टर्ड या अनुशंसित नहीं हो। और अगली बात यह है कि सोयाबीन फसल की परिपक्वता या कटाई के समय रसायनों का प्रयोग नहीं करें, उससे जो रसायनों की जो मात्रा है फसल में जा सकती है।
सोयाबीन फसल पर जो टॉनिक है, कई लोग बोलते हैं टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसका आर्थिक रूप से लाभकारी होना नहीं देखा गया। अतः बगैर किसी सोयाबीन वैज्ञानिक के अनुशंसा के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूखे की अगर स्थिति है तो ऐसी स्थिति को देखते हुए अधिक दिन तक बारिश आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास सुविधा है तो ध्यान रखें कि भूमि में दरारें पड़ने से पहले ही सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। कटाई के समय का निर्धारण जब हम करते हैं तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि फलियों का रंग में बदलाव प्रारंभ होता है वही सही तरीका है, ना कि कई बार देखते हैं कि पत्तियों का पीले पड़ने का इंतज़ार करना। ऐसी स्थिति में ये सही तरीका नहीं है और हमें टालना चाहिए। अगली बात, सोयाबीन के बीज उत्पादन के लिए जो हम सोयाबीन की खेती करते हैं तो इसकी जो गहाई करेंगे किसी भी हालत में 450 आरपीएम से अधिक सिलेंडर व गति वाले थ्रेशर से नहीं करना चाहिए, जिससे कि बीज को नुकसान पहुंच सकता है। जब भंडारण करना होता है तो सोयाबीन में ऐसी जगह पे भंडारण नहीं करें जहाँ पे नमी रही हो, जहाँ पे हवा होनी चाहिए, और सावधानीपूर्वक रखें। बोरों को एक दूसरे के ऊपर पटकना नहीं चाहिए। अंतिम बात, भंडारण गृह में सोयाबीन की 4 से अधिक बोरों को एक के ऊपर एक तथा दीवार से सटाकर नहीं रखें, इससे बीज की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। तो साथियों, ये थी ऐसे कुछ 30 बिंदु जिसको हमें सोयाबीन की खेती करने में टालना चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही रोचक बातों के साथ में पुनः आपके साथ में उपस्थित होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक किसानों तक जानकारी लेने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।